वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और यूपी एसआई जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए हिस्ट्री की सीरीज। उसमें हमारा लास्ट लेक्चर में कवर हो गया था इस्लाम धर्म का आगमन भारत में। उसी में हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 14, सल्तनत काल की शुरुआत। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि तराइन के द्वितीय युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों को रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का जो तरीका था वो भारतीय शासकों से बिल्कुल अलग था। जो तुर्क शासक थे ये सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। इन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक इन्होंने शासन किया। तो यानी कि जो ये तुर्क थे ये सुल्तान की उपाधि को धारण करते थे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगले शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जो मोहम्मद गोरी था, जब 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो 1191 के तर्राइन का जो युद्ध हुआ था इसमें मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से घायल हो गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसको यहाँ से बचाकर ले गया था। तो जब इसका मृत्यु का समाचार इसने सुना 1206 ईस्वी में, तो इसने क्या किया, स्वयं को शासक घोषित कर दिया। तो तब जो राज्य था वो क्या कहलाया, वो तुर्क सल्तनत कहलाया। तो जो अगले शासक था जो इसी का गुलाम था, उस टाइम पे गुलामों की परंपरा थी। अरब देश से गुलाम खरीद कर लाए जाते थे और उन्हें अपना विश्वास पात्र बनाया जाता था। तो अगले जो शासक थे इल्तुतमिश, वो 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो दिल्ली सल्तनत का जो असलियत में जो वास्तविक में स्थापना करने वाला कौन था, इल्तुतमिश। यानी कि जो दिल्ली सल्तनत की जो एक्चुअली शुरुआत की थी वो इल्तुतमिश ने की थी, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी थी वो लाहौर थी और उस टाइम पे वो तुर्क सल्तनत कहलाया। सल्तनत क्यों कहलाया, क्योंकि ये सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। तो जो दिल्ली सल्तनत है मेनली वो इल्तुतमिश के नाम से ही जानी जाती है। इसने ही दिल्ली सल्तनत का चालू किया, क्योंकि ये लाहौर से दिल्ली जो राजधानी थी वो इल्तुतमिश ने ही ट्रांसफर की थी। तो सल्तनत यानी जो सुल्तानत के सामने चुनौतियां क्या होती थी, उस समय सरदार होते थे जिन्हें अमीर कहा जाता था। जो ये अमीर होते थे ये तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। तो यानी कि जो ये इन्हीं अमीर सरदारों में से कोई सुल्तान होता था, सुल्तान बनने के लिए इन अमीर सरदारों का विश्वास व समर्थन जरूरी होता था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई आज के हमारे देश में कोई पार्टी चुनाव जीत गई तो वो क्या करती है, जो उसके सारे मेंबर मिलकर किसी एक को अपना मुखिया चुन लेते हैं, स्टेट में मुख्यमंत्री और सेंटर में प्रधानमंत्री। तो उसी तरीके से ये अमीर सरदार होते थे। इन्हीं में से कोई सुल्तान बनता था और सुल्तान बनने के लिए उन्हें जो अमीर सरदार थे इनमें से ही उसे विश्वास समर्थन हासिल करना होता था। अब सुल्तान के सामने चुनौतियां क्या थी अपने सल्तनत को बचाने के लिए, तो वो यह थी कि जो सुल्तान था उसको हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं ये अमीर सरदार उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना कर दे, उसे गद्दी से ना हटा दे। तो ये भी उसका एक डर बना रहता था। जो सुल्तान थे वो इस्लाम धर्मावलंबी थे तथा बाहरी देशों से आए थे, इसलिए जो भारतीय जनता पर शासन करने के लिए तुर्क अमीरों यानी जो उलेमा होते थे, धार्मिक गुरु आदि को खुश करने के साथ ही जो हिंदुस्तानी जनता से भी सतर्क रहते थे, क्योंकि सल्तनत में विद्रोह का भय हमेशा बना रहता था। तो जो ये सुल्तान थे ये कहाँ से आए थे, अरब देश से आए थे। तो इसमें हमेशा डर बना रहता था कि जो यहाँ की भारतीय जनता है, हिंदुस्तानी जनता है, वो विरोध ना कर दे।
सल्तनत कालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंध तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश एवं लोदी वंश प्रमुख थे। तो उन्होंने महत्वपूर्ण ये है, ये सेना संगठन भी बनाए। इसमें जो ये सैयद वंश है, ये आगे जाके मोस्ट इंपोर्टेंट रोल फैक्टर करेगा जब ये मुगल काल आ जाएगा, क्योंकि ये किंग मेकर थे, जिसको भी ये चाहते थे उसको राजा बना देते थे। तो ये सैयद वंश है, ये हम आगे के लेक्चर में कवर करेंगे। ये काफी फेमस वंश था क्योंकि ये किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे। तो जो प्रारंभिक तुर्क शासक था गुलाम वंश से, मैमूल डांसिटी भी कहते हैं, ये जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक ये माना जाता है। इसका जो प्रथम सुल्तान था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक इसका राज शासन रहा। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो तुर्क गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। अब इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसकी उदारता के कारण उसे लाल बख्श कहा जाता था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस सुल्तान को लाल बख्श कहा जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? लाल बख्श का मतलब होता है वह लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उस राज्य को सुदृढ़ बनाने का अवसर उसे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि 4 साल ही उसका कार्यकाल रहा और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हो गई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान क्या होता है? ये घोड़े पर बैठकर हॉकी स्टिक से खेला जाता है। एक तरीके से ये पोलो गेम हो गया, लेकिन ये घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो जो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चौगान खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। ये पहला क्या था? तुर्क शासक था, यानी कि तुर्क सल्तनत कहलाया। इसके बाद ये कला का बहुत ज्यादा प्रेमी था। इसने यहाँ पे काफी इमारतें बनवाई। उन इमारतों में से कुछ है कुतुबुद्दीन, ये कुतुब मीनार है दिल्ली वाली। ये जो कुतुब मीनार ये चित्र में दिखाई गई है, ये कुतुब मीनार है, ये कुतुबुद्दीन ने ही बनवाई थी। और उसी के अंदर एक कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये एक मस्जिद है, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, ये दोनों जो फेमस इमारतें हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। कुतुब मीनार है, ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट मीनारों में से एक है। जो कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने तो की थी, परंतु इसका जो पूर्ण निर्माण है वो इल्तुतमिश ने कराया। यानी कि जो ये ऊपर की जो 2 बिल्डिंगें हैं ये इल्तुतमिश ने पूरी कराई थी। तो कुतुब मीनार का और 2.5 दिन का झोपड़ा, इन दोनों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। उसके बाद 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन आया। इल्तुतमिश कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम वंश चल रहा है ना, ये मामलुक डायनेस्टी। तो 1210 ईस्वी में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों, ये अमीर कौन थे? वही सरदारों का समूह जो जिनका समर्थन जरूरी होता था सुल्तान बनने के लिए, उन्हीं में से कोई सुल्तान बनता था। इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। उसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जो उत्तर भारत में ये तुर्क है, उनका जो वास्तविक संस्थापक है उसे इल्तुतमिश को ही माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसने आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, अर्थात तुर्काने चहलगानी। कभी कभी पूछ लेता है कि ये तुर्काने चहलगानी किसने बनाया था? तो ये इल्तुतमिश ने बनाया था, वो है ना अली बाबा 40 चोर। तो ऐसे ही इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, तुर्काने चहलगानी के नाम से जो जाना जाता है। 1236 ईस्वी में जब इसकी इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो उसने क्या किया, अपने जीवन काल में ही जो उसकी पुत्री थी रजिया, उसको क्या कर दिया, उसने अपने जीते जी उसने उसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो 40 गुलामों सरदारों का संगठन तुर्काने चहलगानी कहलाता था।
जो इल्तुतमिश ने बनाया था। उसकी लड़की का नाम रजिया सुल्तान था और ये दिल्ली सल्तनत जो कहते हैं, दिल्ली सल्तनत इसी ने ही चलाई थी और इसने लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। लाहौर में राजधानी किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, और दिल्ली में इल्तुतमिश की थी। इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके काल में शासन व्यवस्था किस प्रकार थी? सुल्तान ने अपनी सल्तनत जिसका राज्य था कुछ प्रांतों में बांटा। प्रांतों को उसने क्या कहा? इक्ता कहते थे। प्रांतों क्या कहते थे? इक्ता कहते थे। हर इक्ते में सुल्तान अपने एक जिम्मेदार सेनापति को नियुक्त करता था जिसे इक्तादार या इक्तादार कहा जाता था। इक्तादार क्या करते थे? जनता से टैक्स वसूल करते थे, यानी कि जो कर होता था वो वसूल करते थे और उस जो टैक्स का जो वसूल करते थे जनता से उसका यूज ये सेना का वेतन आदि देने में यूज करते थे। उसके बाद जो कर बच जाता था वो वापस सुल्तान के पास भेज दिया जाता था। तो जो ये शासन प्रणाली है ये इल्तुतमिश के समय की केंद्रीय शासन क्या था? कई इक्ता यानी कि प्रांतों यानी कि वो डिवीजन में डिवाइड था। और इक्ता में क्या होता था? कई परागणों को मिलाकर, और परागण क्या होते थे? कई ग्रामों को मिलाकर बनता था। और जो ग्राम यानी कि गांवों को मिलाकर क्या बना? परागण। परागण को बना के बना इक्ता और फिर उसका केंद्रीय शासन बना। जिम्मेदार व्यक्ति सबसे ऊपर कौन होता है? राजा यानी कि सुल्तान। फिर उसका इक्तेदार यानी जो प्रांतों में उसके सेनापति होते थे। फिर जो कई ग्रामों को मिलकर ये कौन होते हैं? पराग अधिकारी होते थे। फिर उसमें ग्रामों के मुखिया और उसमें पटवारी और चौकीदार होते थे। कभी कभी चकबंदी पटवारी में ये पूछ लिया जाता है कि ये पटवारी ये कहाँ से प्रथा चालू हुई है। इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था में भी सुधार करते हुए चांदी का टंका और तांबे का जितल चलाया। मुद्रा व्यवस्था यानी कि मिंट, यानी कि हमारे यहाँ कहाँ है मिंट? नासिक में है और एक नोएडा में है। हमारे यहाँ कौन छापता है? आरबीआई। तो उसने क्या किया कि मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए चांदी का टंका और तांबे का जितल चलाया। 8 नवंबर 2016 में हुआ था ना कि भाई और बहनों आज रात 12 बजे से 500 के और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। वो आज भी आवाज जब सुनाई देती है तो डर सा लगता है कि कहीं से फिर से नोटबंदी ना हो जाए। तो उसी से उसने क्या किया? मुद्रा व्यवस्था को सुधार करने के लिए चांदी का टंका और तांबे का जितल चलाया। तो ये चांदी का टंका और जितल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। उसके बाद रजिया सुल्तान ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक है पूरे वर्ल्ड की। ये 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक इसका शासन रहा। इल्तुतमिश ने अपने जीते जी अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु जो सरदार थे और उलेमा थे उन्होंने बात का विरोध किया कि एक लेडी सुल्तान नहीं बन सकती। तो उसकी मृत्यु के बाद यानी जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया, लेकिन वो क्या था? एक दुर्बल शासक था। तो इस कारण से रजिया ने क्या किया? 1236 ईस्वी में वो स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई और सुल्तान कहीं जाने लगी। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। अमीर सरदारों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने एक षड्यंत्र करके रजिया को गद्दी से हटा दिया। तो यानी कि जब उसका बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज उसे गद्दी पर बिठाया सरदारों के विरोध के कारण, लेकिन वो एक निर्बल और दुर्बल शासक था। तो रजिया ने क्या किया? उसकी जगह वो स्वयं गद्दी पर बैठ गई और बिना पर्दे के वो गद्दी पर बैठने लगी और युद्ध में भी जाने लगी। तो इस बात का जो उस टाइम पे अमीर होते थे, अमीर सरदार होते थे, उन्होंने उसका विरोध किया और जब उन्होंने उसका विरोध किया तो एक षड्यंत्र के द्वारा उन्हें गद्दी से हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि रजिया का एक और भाई था और 2 भतीजे थे, वो भी बारी बारी से सुल्तान बने। वो भी क्या थे? वो भी अयोग्य थे। अब क्या किया? इल्तुतमिश का एक छोटा पोता होता था नसरुद्दीन अहमद, वो दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। कौन बनाया गया? नसरुद्दीन महमूद जो था वो दिल्ली का सुल्तान बनाया गया इनके बाद। अब ये नसरुद्दीन अहमद का कार्यकाल है 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक। जो वो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का दल बनाया था, इस समय वो क्या हो गए थे? अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते थे और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। तो 1246 ईस्वी में इल्तुतमिश का जो पुत्र था नसरुद्दीन महमूद को उन्होंने सुल्तान बना दिया। महमूद ने उन्हीं एक अमीरों में से एक बलबन नाम का
उसका एक सेना नायक होता था जो काफी शक्तिशाली था। तो बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। तो ये बलबन कौन था? ये उस अमीर जो सरदार ग्रुप था उसी में से ही नसरुद्दीन महमूद ने अपना सेना नायक बनाया था। तो मैं नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन स्वयं सुल्तान बन गया, क्योंकि अमीरों के ग्रुप में से ही कोई सुल्तान बनता था। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। ये बलबन है। बलबन का जो कार्यकाल था वो 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक है। ये जो बलबन था ये काफ़ी स्ट्रिक्ट था। इसने सेना के लिए बहुत कुछ किया। ये काफ़ी डिसिप्लिन में रहता था। तो बलबन एक योग्य और एक अनुभवी शासक था। बलबन ने कानून को लागू कराने में कठोरता बरती। उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों में कि यानी जो वो कोई भी कार्य करेगा उसकी सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। यानी कि राजा ही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है और उसे भगवान ने न्याय करने के लिए भेजा है। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था, यानी कि वो किसी से ना तो मजाक करता था और ना ही किसी की बात पर हंसता था। उसने दरबार में निर्धारण ढंग से वस्त्र पहनकर आने, बैठने आदि के नियम बनाए जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। तो ये काफी डिसिप्लिन था। बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायोपास की परंपरा प्रारंभ कराई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिजदा क्या होता है। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें वो कहता है ना कि जहाँ पना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो, तो ये सिजदा वही है। सिजदा और पायोपास यानी कि ये वही है, सुल्तान कि झुककर उसका सजदा करना, उसको प्रणाम करना। ये सिजदा परंपरा जो परंपरा थी ये बलबन ने ही शुरू की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सिजदा और पायोपास जो परंपरा है वो किसने शुरू की थी? वो बलबन ने शुरू की थी। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सेना को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। तो क्वेश्चन आता है कि सेना को सदैव समय पर वेतन कौन देता था? तो वो बलबन के समय में दिया जाता था। उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। तो जब बलबन का जो शासन काल था दिल्ली में, उस समय मध्य एशिया में क्या होता था, एक मंगोल यानी कि जो मंगोलिया वाला एरिया है ये भी उसमें आ गए, हाईलाइट में आ गए। तो 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया यूरोप के आक्रांताओं में एक नई लहर आई और जो ये आक्रमणकारी थे ये कौन थे? मंगोल थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता था, जिसका गठन किसने किया था? चंगेज खान ने किया था। तो ये चंगेज खान दिखाए गए हैं। 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य ज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। तो यानी कि जो ये मंगोल थे, मंगोल का जो आक्रमण हुआ था उसमें चंगेज खान का नेतृत्व था और इसी ने ही उनको पहचान दिलाई थी। बलबन ने मंगोल का जो आक्रमण था उसको रोकने के लिए उनके मार्ग में पड़ने वाले जो पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और किलों का निर्माण कराया और वहां पर अच्छे सैनिक तैनात किए। यानी कि जो बलबन ने इनका जो आक्रमण होता था उनको रोकने के लिए जो पुराने दुर्ग होते थे उनकी मरम्मत कराई और किलों का निर्माण भी कराया। ये अफगानिस्तान वाले रास्ते से आते थे। जैसे कि एक मूवी आई थी केसरी, उसमें जो अक्षय कुमार उसमें जो पीड़ागढ़ी जो किला था उसमें उन अफगानों को रोकता है। तो उसी टाइप से कुछ बलबन ने भी दुर्ग जो मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया और वहां पर अच्छे सैनिक तैनात किए। अब बलबन की मृत्यु के बाद उसका जो वंश का शासन था वो अधिक दिन तक ना रह पाया, क्योंकि उसके बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं आया। परंतु दिल्ली को जो उसने शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी ने उसको फॉलो किया। तो खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया कि जो प्रारंभिक तुर्क वंश था जिसको हम गुलाम वंश कहते हैं, मामलुक डायनेस्टी, वो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रही। सबसे पहला जो उसका तुर्क सल्तनत कहलाती थी वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि पहला तुर्क शासक था जो केवल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा।
ये 4 साल के इसने अपना कार्यकाल किया और उसके बाद ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश वास्तविक जो था तुर्क सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया, लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की, तो दिल्ली जो सल्तनत थी मेनली वो इल्तुतमिश के कारण ही कहलाई। उसके बाद इसकी लड़की रजिया सुल्तान जो विश्व की पहली प्रथम मुस्लिम शासिका थी, उसने भारत पर गद्दी पर बैठी 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक, ये भी कम समय तक रही। फिर इल्तुतमिश का एक पौत्र होता था नसरुद्दीन महमूद, वो 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अमीर ग्रुप में से ही जो उसका सेना नायक था गयासुद्दीन बलबन, वो दिल्ली का सुल्तान बना और वो 1265 ईस्वी से 1287 ईस्वी तक रहा। गयासुद्दीन बलबन काफी डिसिप्लिन और कठोरता से नियम पालन करवाने वाला था। वो राजा को ईश्वर का मानता था और वह समाज में न्याय, यानी जो राजा का काम न्याय करने का होता है उसका था। बलबन ने सिजदार और पायोबस जो परंपरा है वो चालू की और ये समय पर इस सेना को वेतन देता था। होमवर्क है, लाल बख्श के नाम से किस शासक को जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत किस शासक के काल से शुरू माना जाता है? भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? सल्तनत काल में लाहौर से दिल्ली राजधानी किसने बनाई? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए, सब्सक्राइब करें।